मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती हैं। यदि समय पर रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक होते हैं। उदाहरणतः गोखरू, गाजर घास, मोथा। ये खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिसमें फसलों की वृद्धि कम होती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार को खेतों से निकाल दो। कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करता है। ये मूल तने अथवा पत्तियों को काट देते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में कोश के रस चूस लेते हैं और तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। पौधे में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग प्रतिकारकों द्वारा होता है। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा होता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं और बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके आधिकारिक उपयोग बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। अब इस विधि में खरपतवार और पीड़क को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक चलाया जाता है। ये क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख के दिखाएंगे। अब है अनाज का भंडारण। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिचड़ी और जीवाणु इस हानि के अजैविक कारण हैं। भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव, ये कारक उत्पादक की गुणवत्ता को खराब करता है और वजन कम कर देता है और अनुकरण करने की क्षमता को कम कर देता है। उत्पादक को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादक की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक और निरंतर विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की निरंतर सफाई को अच्छी तरह से सुखाना, धूमक का उपयोग और पीड़क मर जाए सम्मिलित आदि हैं। पशुपालन। पशुपालन के प्रबंधन को पशुपालन बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं, जैसे भोजन, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि और रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण है। पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। पशु कृषि। पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं। दूध देने वाले कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं को 2 मुख्य स्पीसीज है, गाय और भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन। पशु के दूध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ होता है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध दुग्धन काल बढ़ाने में बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्ल जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण होंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है उत्पादन की मात्रा। मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए और उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है और दूसरा वो जो दूध उत्पादन को बढ़ाता है।
इसकी आवश्यकता दुग्ध सेवन काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत मोटा चारा जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं तथा सांद्र जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु का एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। ऐसा पोषक तत्व के अतिरिक्त कुछ पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिसके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है वह उठता है। पशु के बाह्य परजीवी और अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर होते हैं। पशु को त्वचा का रोग हो सकता है। अंत परजीवी कीड़े मासे आंत पड़ कृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु जीवाणु जनित रोगों में पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। कुक्कुट मुर्गी पालन अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी का नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर का पाला हो जाता है। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेंगहान नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलन क्षमता उच्च तापमान को सहने की क्षमता देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। अब क्या है अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन में प्रचुर आहार मिलता है। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण और उनसे बचाव करना भी शामिल होता है। ब्रोलर की आवास पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। ठीक है बच्चों। अब है कि जीवाणु विषाणु कवक परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाएं जिससे महामारी ये ग्रसित ना हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दिशा में कुक्कुट की हानि न्यूनतम है। अब क्या है मत्स्य पालन यानी मछली का उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियां कवच की मछलियां जैसे प्रॉन मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां, एक प्राकृतिक ठीक है जिसे मछली पकड़ना बोलते हैं, दूसरा स्रोत होता है मछली पालन मछली संवर्धन। मछली के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल है। अलवणीय जल नदियाँ तथा तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्र में किया जाता है। अब है समुद्री मत्स्यिकी। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ प्रोम्फेट मैक्रूल टूना सार्डाइन बॉम्डेक। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाले नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है और इन सूचनाओं को उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख होते हैं मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स आदि। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को
क्या बोलते हैं हम, मेरिकल्चर, संवर्धन यानी। अंतः स्थायी मत्स्य, ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी, मुख तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार हैं। जब मछलियों का प्रजनन अंतः स्तर वाली स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होते हैं। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इनके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉर्मन कोप तालाब की तली से भोजन लेती है और ग्रास कोप खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए बिना स्पर्धा अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। अब मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं जो कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है मछली कैसे प्राप्त होती है और मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। तो आप लिख देंगे। अब है मधुमक्खी पालन। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन जाता है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्मों की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरो का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी का उपयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका और मधुमक्खी फार्म बनाए गए। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चरागाहों और उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चरागाहों की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर ख़त्म। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं, ठीक है, और मुझे दिखाने हैं।